ऐसा कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल तो फॉलो नहीं किया था, लेकिन मेरा ये था कि सुबह उठते ही मतलब जब मैं अकेली रहती थी तब मैं सीधा सुबह उठते ही ईयरफोन्स लगा लेती थी और कोई भी करंट अफेयर्स का कुछ ऐसा आ रहा है, बहुत सारी। वेलकम टू 9 अल्टीमेट। अभी हमारे साथ सुलोचना मैम है जो कि 22 साल की उम्र में यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो मैम से आज हम लोग जानेंगे कि मैम की क्या जर्नी रही, कैसे तैयारी किया, कौन कौन सी बुक पढ़ी, तमाम सारी चीज़ पे बात करने वाला है। तो आप सब लोग अंत तक बने रहे और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले मैम इस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम आप कैसा फील कर रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके? अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, लाइक कुछ अचीव किया है बहुत बड़ा, अच्छा लग रहा है। आप मतलब पहली बार में क्लियर कर गई, कई लोग मतलब नहीं क्लियर कर पाते हैं कई वर्षों तक राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में, तो क्या वजह होती है? अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर रिवीजन की कमी हो सकती है और लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी हो सकता है। बट मोस्टली अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो एक बार अपनी स्ट्रैटेजी को वापस एनालाइज़ कीजिए कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप उसको मॉडिफाई करते रहिए, तो आपकी स्ट्रैटेजी के साथ आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। मैम अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम सुलोचना मीना है, मैंने बीएससी में बॉटनी ऑनर्स किया है मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी, तो आपने कब तैयारी की शुरुआत किया? जब मेरा कॉलेज का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2020 में, तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था होल हार्टेडली यूपीएससी के लिए। इस एग्ज़ाम के लिए मैम आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला, मतलब कब मन में आया मतलब कि इसका तैयारी किया जाए? ऐसा होता है कई लोगों को बचपन से सपना होता है, वैसे आपको कब मतलब मन हुआ था ऐसा? हाँ, मतलब कह सकते हैं कि बचपन का सपना है, क्योंकि लेकिन तब पता नहीं था कि डीएम क्या काम करते हैं, लेकिन ये था कि कलेक्टर बहुत बड़ा होता है। और मेरे चाचा जी मतलब ऐसा बोलते रहते थे आईएएस बनना है। बचपन में आईएएस की फुल फॉर्म रट ली थी, लोगों को कहती थी, टीचर्स जब पूछते थे क्या बनना है तो कहती थी आईएएस बनना है। बट कोई गाइडेंस नहीं थी, पता नहीं था कि क्या करना है। फिर जब डीयू गई तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिल गई और उसके बाद मैंने उसी बात पे चली। और उसी डीयू में जब मैं कॉलेज में मैंने एनएसएस ज्वाइन किया था, उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ मैं सोशल सर्विस के लिए भी हूँ, प्लस मुझे अथॉरिटी एंड लीडरशिप स्किल्स भी क्योंकि मेरे पास है और मुझे अथॉरिटी के साथ वर्क करना ज़्यादा पसंद है। तो आई थॉट कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विसेज। रिजल्ट आने के बाद आपने सबसे पहले किसे कॉल किया या रिज़ल्ट के लिए मैंने खुद नहीं देखा था लैपटॉप पे, और सबसे पहले बताया नहीं, मैं एक फ्रेंड के साथ देख रही थी तो उसने मुझे हक किया, और इसके बाद फैमिली में फिर मेरी सिस्टर ने भी देख लिया था तो उसका कॉल आ गया था। बाकी मैंने सबसे पहले खुद से तो मम्मा को बताया था। अच्छा मैम, आपने मतलब प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रखा था, जरा बताएंगे? कई लोग मतलब कमेंट करते रहते हैं। प्रीलिम्स के लिए ये था कि स्टार्टिंग में आप जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट वाइज मॉक्स लगाइए जो प्रीलिम्स वाले होते हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इन डेप्थ आप कितना अच्छे से उस सब्जेक्ट को ग्रैस्प कर पा रहे हो। अगर आपका अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हो, सेक्शनल टेस्ट में एटलीस्ट आपको 100+ तो करना ही है। और मैं कहूँगी कि 120 के अराउंड मेरा स्कोर हमेशा आता था, और जिसमें मेरा कम आता था तो मैं उसका वापस रिवीजन करती थी। सेकंड है कि जब प्री आ रहा है तो उससे 3 महीने पहले आप मेंस का पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि बेसिक सी बात है, अगर आपका प्री नहीं होगा तो आप मेंस की प्रिपरेशन का क्या कर लेंगे। तो प्री से पहले आप बहुत सारे मॉक्स दीजिए और फुल लेंथ मॉक्स पे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए प्री से पहले। तो मैं कहूँगी कि मिनिमम 30 तो आपको मॉक्स लगाने ही है। उसके बाद अपने टेस्ट को एनालाइज़ कीजिए कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा सही हैं या आपके 50-50 वाले, आपके इंट्यूशनल केसेस वाले कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकल रहे हैं। उसके बाद आप उसको एनालाइज़ कीजिए। एनालिसिस के बाद आप सॉल्यूशन की पर जाइए। जो की होती है, मैं तो की को बहुत अच्छे से करती थी, उसको हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, उसके नोट्स बनाना। और एट द एंड भी इवन प्री के 2 दिन पहले मैंने ये सारी टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशंस रिवाइज़ किए थे। तो रिवीजन है और मॉक्स है और उन्हें प्रॉपर्ली एनालाइज करना है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में होनी चाहिए। मैम जैसा कि पीसीएस के एग्ज़ाम में देखा है था कि बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मतलब डायरेक्ट रिपीटेड होते हैं, यूपीएससी में ऐसा क्या होता है प्रीवियस ईयर का योगदान? प्रीवियस ईयर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली रिपीट होते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी आपको हिंट मिल जाता है कि फर्स्ट थिंग तो आप थीम्स को पकड़ लेंगे कि इस थीम से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी के, तो जब आप उनको पढ़ रहे हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सेकंड चीज़, कई बार ये देखा गया है कि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में जो ऑप्शंस दिए थे, चाहे वो इनकरेक्ट ऑप्शन हो, लेकिन उसी ऑप्शन को एलाबोरेट करके नेक्स्ट ईयर में वो क्वेश्चन कर लिया।
तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए। लास्ट ईयर जब मैंने प्री दिया था उसमें मिताक्षरा वाला एक क्वेश्चन था, और बाद में देखा गया कि 1991 के प्री के पेपर में वही पूछा गया था कि मिताक्षरा इज़ रिलेटेड टू, और इस बार थोड़ा एलेबरेट करके पूछ लिया। तो मैं कहूँगी कि आपको लास्ट 30 ईयर्स तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लें, आपको लगेगा कि क्या टाइम वेस्ट है, हमारे टाइप के नहीं हैं, लेकिन उससे आपकी नॉलेज एनरिच होगी। प्लस आपको पता चलेगा कि कई बार क्वेश्चंस कितना थोड़ा रिपीटेड सीक्वेंस में रहते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। मेंस की आंसर राइटिंग के लिए कुछ स्ट्रेटजी बताइए मैम। मेंस की आंसर राइटिंग मैं कहूँगी कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ पाओगे, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको पता लग जाएगा और आप इंटरलिंकिंग कर पाएंगे। इंटरलिंकिंग के बाद आप जो आंसर प्रोड्यूस करते हैं वो बेस्ट होता है। सेकंड है आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस होते हैं जीएस के पेपर्स में, तो 10 मार्कर्स 15 मार्कर्स, किसी के लिए 7 मिनट्स देना है, किसी के लिए 10 मिनट्स देना है। यहाँ पहले प्रॉपर्ली अपना बना के रखिए। सेकंड, आपको स्ट्रक्चर हर किसी क्वेश्चन में बना के रखनी है, आपको आता है नहीं आते, मतलब एग्जामिनर को आप पता मत लगने दें कि आपको ये क्वेश्चन आता था या नहीं आता था। सबके स्ट्रक्चर मतलब इंट्रो होगा, बॉडी होगा, कंक्लूजन होगा। मैं बॉडी में पॉइंट वाइज फॉर्मेट ज़्यादा प्रेफर करती थी क्योंकि मुझे वो कन्वीनियंट लगता था। इवन मैं जब खुद पे लेकर सोचती थी कि इफ़ आई वुड हैव बीन एग्जामिनर तो मेरे लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, इसलिए पॉइंट वाइज फॉर्मेट में फिर आप जो कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं तो उसको हाईलाइट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई रिपोर्ट कोट की है तो या तो उसको कोट अनकोट कर दीजिए, अदरवाइज़ उसे बॉक्स में बंद कर सकते हैं। सेकंड ये है कि हर पेपर की डिमांड मुझे लगता है कि हर पेपर की डिमांड अलग होती है, GS1, GS2, GS3। तो जैसे GS1 है उसमें जियोग्राफी, आपको मैप्स आप थरो होने चाहिए मैप्स के साथ, फिज़िकल जियोग्राफी के भी। इस बार जो मैंने मेंस दिया था उसमें 4 वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चंस थे, एंड बिलीव मी कि मैंने चारों में वर्ल्ड मैप बनाया है, और उसमें मेरा आधा पेज तो उसी वर्ल्ड मैप में ही भर गया। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि उसी से मुझे अच्छे मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि अगर एग्जामिनर का मन नहीं है आपको क्वेश्चन पढ़ने का, वो बस ऊपर ऊपर से देखेंगे कि हाँ यहाँ वॉल्केनोज थे, इसने बना दी है, मतलब शी नोज दिस। फिर GS2 में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, वहाँ आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का भरपूर यूज़ कीजिए। देखिए DPSPs तक तो आपको मतलब आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि ये आर्टिकल इसका है, ये आर्टिकल इसका है, और उसको आप वाइजली यूज़ कीजिए। फंडामेंटल राइट और DPSP दोनों मतलब पूरा याद ही होना चाहिए, आर्टिकल वगैरह जो हाँ, आर्टिकल नंबर से याद होना चाहिए कि इंटॉक्सिकेशन का है तो आर्टिकल 47 यूज़ कर दिया है, तो ऐसा आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इससे कभी कभी ये होता है कि हमें कंक्लूज़न आता नहीं है माइंड में, तो हम कंक्लूड कर देंगे। सेकंड, आप SDGs जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो 17 गोल्स सब कुछ कवर करते हैं, चाहे पावर्टी, हंगर, जेंडर इनइक्वालिटी, उसको भी आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, आप उससे कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कंक्लूज़न की कुछ ऐसे टिप्सी चीज़ें रखिए कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप जल्दी में कैसे कर देंगे, पर अपनी स्ट्रक्चर मेंटेन करनी है। उसके बाद GS3 में इंटरलिंकिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका है। और GS4 में एग्जाम्पल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, आप एग्जाम्पल्स डालिए, एनेक्डोट्स डालिए जी एथिक्स के पेपर में, तो वहाँ पे। और आपको ये एग्जाम्पल्स कैसे मिल सकते हैं, या तो आप किसी कोचिंग के जैसे मैंने राउस के मेंस कंपस से उसके लास्ट कुछ पेजेस में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए थे इंटेग्रिटी के, ऑनेस्टी के, मैंने वहाँ से पहले वो पिक किए। उसके बाद आप फेमस पर्सनैलिटीज़ के लाइफ स्टोरीज से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। थर्ड, मैंने बहुत सारी टॉपर्स की कॉपीज़ देखी और मैंने देखा वो भी काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल्स यूज़ करते थे, तो मैंने वहाँ से लिविंग एग्जाम्पल्स लिए कि किसी IAS का था, एक IPS थे सर, उन्होंने अपने बेटे को अरेस्ट किया था। तो ये मतलब आप जब ऐसे एग्जाम्पल्स वहाँ पे कोट करेंगे तो उन्हें भी इंटरेस्ट आएगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। केस स्टडीज़ में आपको एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखनी है, चाहे उसमें पूछा है या नहीं पूछा है, आपको स्टार्टिंग में ब्रीफ करना है, एक इंट्रो देना है। लास्ट में जब आपने बॉडी लिख दी है तो भी आप छोटा सा कंक्लूज़न लिखें, लेकिन उसे कंक्लूड कर दीजिए। कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है पार्ट्स में, तो आप उस टाइम पे एथिकल डिलेमास ऐसे करके टॉपिक डालकर और फिर थोड़ा अपना स्पेस को उसको वाइजली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। और एसेस के लिए कोट्स, डेटा, ये सब चीज़ें आपकी हैंडी होनी चाहिए। जो एसेज कहा गया था काफ़ी डिफिकल्ट पूछा गया था, जहाँ से जैसे कि मैं इसका रिव्यू ले रहा था तो हमको बताया गया था।
इस बार के एसेस में काफ़ी फ़िलोसफिकल टच बहुत ज़्यादा था। पहले ऐसा होता था कि एक सेक्शन में फ़िलोसफिकल आएंगे और दूसरे सेक्शन में कुछ जीएस का आ जाएगा। इस बार दोनों में फ़िलोसफिकल आए गए थे, तो आपको ऐसे सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सिंस आ गया था तो अब तो आपको प्रिपेयर्ड रहना ही होगा। फ़िलोसफिकल में ये है कि आप बहुत सारी मल्टीपल डायमेंशंस देखिए। अब उसको आप किसी भी चीज़ के ऊपर देख सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक दिया है तो आप उसको देखिए कि ह्यूमंस को वो कैसे अफेक्ट करेगा, नेचर को कैसे अफेक्ट करेगा, एनिमल्स का, वाटर का, आप उस चीज़ का देखिए। फिर आप उसको एक रीजनल लेवल पे देख सकते हैं, स्टेट के लेवल पे, नेशनल, इंटरनेशनल। कई बार थीम्स ऐसे होती है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब, और इट इज़ ऑल अबाउट आर्टिकुलेशन एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। आप जितने मल्टीपल पर्सपेक्टिव डालेंगे उतना अच्छा होगा। और कई बार हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, तो इसमें आपको एक पेज से ऊपर किसी में भी नहीं देना है। एक पेज आपको सबको देंगे। आप जब इंट्रो दे रहे हैं तो उसको, मैं यूजुअली एनेक्डोट से स्टार्ट करती थी, या फिर कोई भी अपने मन से कोई स्टोरी बना ली। मैंने कोट्स ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर पाती थी, तो 1-1.5 पेज तो आपको इंट्रो में लग जाता है। उसके बाद मैं एक फ्रेमवर्क बनाती थी कि ओके, मैं अब नाउ वी शैल एनालाइज दिस एंड देन वी विल सी कॉन्सिक्वेंसेस, ये कॉजेज़, कॉन्सिक्वेंसेस, ताकि एग्जामिनर के माइंड में एक बार पहले ही फ्रेमवर्क बन जाए कि ये आने वाला है। और मुझे ये मेरे लिए बेस्ट सूटेबल लगता था। उसके बाद आपकी मेन बॉडी स्टार्ट होगी। लास्ट में 2 पेजेस आप अच्छे से अपने कंक्लूड करने के लिए उसको रखें। स्टार्टिंग में मैं करती थी, मुझे लगता था कि कंक्लूज़न हाफ पेज में हो जाएगा, लेकिन मुझे फिर वही रिव्यूज़ आते थे कि एब्रप्ट एंडिंग है। तो आप एटलीस्ट 2 पेजेस मिनिमम ये सोच के रखिए कि यहाँ तो मुझे कंक्लूड करना है धीरे धीरे। और ये सब आपको एक फ़्लो मेंटेन करना है, कॉन्टीन्यूटी रखनी है। जब एसेस में हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तो आपके पास अगर डेटा है कुछ उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, तो प्लीज़ वहाँ पे डालिए, आपको उसके भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। दैट्स ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। मैम कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मैं रेगुलरली तो 7 to 8 आवर्स पढ़ती थी। टाइम टेबल थोड़ा बताइए आप, मतलब आपकी हॉबी क्या थी ये सब? एक्चुअली मैंने ऐसा कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल तो फॉलो नहीं किया था, लेकिन मेरा ये था कि सुबह उठते ही मतलब जब मैं अकेली रहती थी तब मैं सीधा सुबह उठते ही ईयरफोन्स लगा लेती थी, और कोई भी करंट अफेयर्स का कुछ ऐसा आ रहा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। एक हर्षित द्विवेदी सर का चैनल है, उस पर मैं देखती थी, तो वो स्टार्ट कर दिया। फिर मैं सुन लिया उस टाइम पे। फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैंने मैप्स को देख लिया, तो वो मैप्स भी काफ़ी, इसलिए मेरी मैपिंग अच्छी हो गई थी। उसके बाद मैं अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करती थी। तो जैसे प्री के पहले का टाइम था, तो मैं सुबह के 2 घंटे CSET के लिए रखती थी, बिकॉज़ आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इन मैथ्स। तो वो 2 घंटे हो गए। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, हाफ एन आवर कुछ फ़ोन में कुछ देख लिया, फिर वापस से पढ़ाई कर लेते थे। फिर उसके बाद लंच के बाद मैं अच्छा सा नैप लेती थी, और फिर इवनिंग में 2-3 घंटे का थोड़ा पढ़ाई का होता था। करंट अफेयर्स देख लिया, और कभी कभी आंसर राइटिंग 1-2 क्वेश्चन कर लिया, तो उसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता था स्टार्टिंग में। फिर इवनिंग का टाइम तो थोड़ा मतलब इवनिंग के टाइम पे इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी जो 6 to 8 का टाइम है। फिर डिनर किया, और डिनर के बाद फिर 1-2 घंटे पढ़ा और फिर सो जाना। तो ऐसा स्ट्रिक्ट भी नहीं था ये, तो और मैं काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करती थी। बस हाँ, ये सोच के रखती थी कि आज मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, और वो टॉपिक्स मैं कंप्लीट करके रखती थी। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.